हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं इतिहास वैकल्पिक विषय के धन का निष्कासन एक टॉपिक पर, यानी कि आधुनिक भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसने पूरी ब्रिटिश सरकार को हिला करके रख दिया। वो टॉपिक था, वो मुद्दा था धन का निष्कासन, जिसे देने वाले थे आपके दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की बहुत अच्छी समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत से ब्रिटेन बहुत सारा धन लेकर के जा रहा है, लेकिन उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने और साम्राज्यवादी लेखकों ने इस बात की आलोचना की और इसको डिनाई भी किया कि नहीं, यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि ब्रिटेन इसके लिए कुछ नहीं दे रहा है, यह गलत बात है। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसे विद प्रूफ और अच्छे तरीके से स्पष्ट भी किया और उन्हें सारे के सारे एविडेंसेस भी दिखाई दे। तो और इस मुद्दे ने आगे जाकर के भारतीय इतिहास में, खासकर राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसी भूमिका निभाई जिससे आम आदमी भी प्रभावित हुआ और आम आदमी ब्रिटिश सरकार के वास्तविक चरित्र को समझ गया और धीरे धीरे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और मजबूत होता चला गया। यानी कि धन के निष्कासन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया था, उसका एक आधार बन गया था ये। इसलिए ब्रिटिश सरकार कहती थी कि दादा भाई नौरोजी और इसी तरह के गोखले जैसे कुछ लोगों से बच करके रहना चाहिए। कहने के लिए ये लोग अपने आप को राजभक्त बताते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा दुष्ट और इनसे ज्यादा ढीठ आदमी कोई नहीं है। एक तरफ अपने आप को राजभक्त कहते हैं और उसी के आधार पर भारत ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करते हैं। बड़ा शातिर दिमाग है इन लोगों का, यह ब्रिटिश सरकार के कुछ लोगों का कहना था। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऑप्शनल के हिसाब से भी और जीएस मेंस के हिसाब से भी यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है अब आप समझ सकते हैं। ओके, तो आपको मैं सबसे पहले तो यह बता देता हूं कि विंटर कार्निवल का जो ऑफर था स्टडी IQ की तरफ से दिसंबर इतिहास वैकल्पिक विषय बैच के लिए, वो आपके लिए अवेलेबल है। 24 दिसंबर तक ये मौजूद है, मतलब 24 दिसंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये आपको कोर्स मिल जाएगा M के लाइव कोड के माध्यम से 12,999 रुपए में। इसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। हालांकि विंटर कार्निवल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर आप चाहेंगे तो आपको मैं इस पेमेंट पर कुछ डिस्काउंट के साथ में आपको मैं सहायता कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन यह सहायता सिर्फ और सिर्फ आज तक के लिए है, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज ये ऑफर एक दिन पहले ही खत्म हो चुका है। आप लोग चाहते हैं मेरे साथ इस बैच पर ज्वाइन करना, तो अभी भी आपके पास एक मौका है, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। और उसके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए धन का निष्कासन, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि धन का निष्कासन का तात्पर्य क्या है। धन का निष्कासन की परिभाषा की बात की जाए तो धन का निष्कासन का मतलब है धन का एक तरफा इंग्लैंड की ओर पलायन। धन का इंग्लैंड की ओर एक तरफा पलायन, यानी उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी कि एक प्रकार से ये भारत की जो लूट है, भारत की लूट से संबंधित है, उससे संबंधित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का एक हिस्सा है, नीति का एक भाग है। क्योंकि
वो चाहते ही हैं कि भारतीय संसाधनों की लूट की जाए। भारत से ही भारत का निवेश अर्जित किया जाए, भारत से व्यापार की दिशा इंग्लैंड के पक्ष में की जाए। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसने यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा दिया था, वाणिज्यवाद की एक क्रांति यूरोप में हुई थी, वही प्रक्रिया आपके इंग्लैंड में भी हुई थी। और वाणिज्यवादी क्रांति का उद्देश्य था कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों के बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, जिसमें यूरोप में केंद्रीय राजसत्ता यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था मजबूत होना चाहती थी, और उसके लिए उसे जरूरी था कि वह ज्यादा से ज्यादा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, महंगी धातुएं अपने पास रखें, व्यापार का फायदा वो ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में करें। जबकि इससे पहले भारत सहित अन्य देशों के साथ जो व्यापार होता था, उसमें यूरोपीय कंपनियां इंग्लैंड से, यूरोप से धन लेकर के आती थीं और भारत जैसे देशों से माल खरीदती थीं और पैसा दे करके जाती थीं, और उस माल को यूरोप में बेच करके मुनाफा कमाते थे। उसमें लिमिटेड मुनाफा था, लेकिन महंगी धातुएं भारत जैसे देशों में चली जाती थी। लेकिन जब वाणिज्यिक क्रांति हुई, राजतंत्र मजबूत होना शुरू हुआ, वहां का मध्यवर्ग मजबूत होना शुरू हुआ, तो उन्होंने प्लान बनाया कि एक केंद्रीकृत राजसत्ता के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसे में सहायता कर सकता है मध्यवर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग। और पैसे की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसके एक मजबूत सेना का गठन किया जा सकता है, एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जा सकती है, अच्छे हथियार विकसित किए जा सकते हैं, विज्ञान का उपयोग करके देश का, राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार और विकास किया जा सकता है। ये वहां की एक राजनीतिक सत्ता में आ रहे बदलाव का एक प्रयास था। और इसी वजह से भारत जैसे देशों में जो व्यापार कर रहे थे, उस व्यापार की दिशा को बदलने का एक प्रयास किया गया कि भारत की जो लाभ मिलता है वो लाभ इंग्लैंड या यूरोप के देशों को मिले। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह दबाव वहां के शासकों ने डाला कि आपको अपना निवेश खुद निकालना है। अब कहोगे कि राजा ने दबाव क्यों डाला? तो दोस्तों, राजा के दबाव डालने के पीछे कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ शेयर यानी कि उसका एक हिस्सा इंग्लैंड के राजा के पास भी था, यानी कि शेयर होल्डर थे वो। तो ऐसी स्थिति में भारत पर नियंत्रण करके भारतीय संसाधनों की लूट की प्रक्रिया यहां से शुरू की गई और भारत से ही निवेश निकालने का प्रयास किया गया। और इसके लिए सबसे पहले 1757 में बंगाल पर कब्जा किया गया। राजा बनाने वाले बन के बैठ गई है, ठीक है ना। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जब प्लासी आपकी इलाहाबाद की संधि हुई, तो उसके बाद तो इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल ही कर लिया जो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरा क्षेत्र, और उस पर कब्जा करके 1772 तक किसी तरीके से द्वैत शासन का दिखावा करते रहे और 72 में जाकर के उन्होंने पूरी तरीके से सत्ता अपनी स्थापित कर ली, यानी कि अपना एक राज्य, अपना एक क्षेत्र, अपनी एक राज सत्ता वहां पर बना दी। अन्य राज्यों के समान खुद एक शक्ति बन गए। और फिर भारतीय संसाधनों की लूट भयंकर तरीके से शुरू हुई, क्योंकि उन्हें रोकने वाला अब कोई राजा महाराजा उस क्षेत्र में कोई नहीं है, और यहां से धन के पलायन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसका मतलब था कि धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को प्रस्तुत किया था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की बैठक हुई थी, उस बैठक में उन्होंने इस सिद्धांत को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया बैठक में। यानी कि भारतीय धन के लूटने के 110 साल बाद 1757 से यह लूट की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और उसके 10 साल बाद सोचिएगा, 110 साल बाद भारतीय लोगों को यह महसूस होता है कि हम लुट रहे हैं, ठीक है ना। और उसी समय उन्होंने अपना एक पेपर प्रकाशित किया।
पेपर रीड किया, प्रकाशित क्या किया, पेपर रीड किया, और उस पेपर का नाम था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इस पेपर में सबसे पहले उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत यहां पर दिया और इसकी विस्तृत व्याख्या उन्होंने किसमें की? एक किताब लिखी उन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। विस्तृत व्याख्या इन्होंने जो लिखी थी वो थी इनकी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में इनकी विस्तृत व्याख्या की गई और ऊपर वाले पेपर में सबसे पहले इसका सिद्धांत को प्रकाशित किया गया। दादा भाई नौरोजी ने ये कहा, और दादा भाई नौरोजी ने इसको धन के निष्कासन को कहा, इट इज द इविल ऑफ ऑल इविल्स। यह अनिष्टों का अनिष्ट है। जितने भी बुरी स्थिति हो सकती है उनमें सबसे बुरी स्थिति यही है, और कहा कि यह भारत की दयनीय स्थिति जो बन चुकी है उसके लिए यही नीति जिम्मेदार है, यही नीति जिम्मेदार है। और दादा भाई नौरोजी के इस सिद्धांत का समर्थन, दादा भाई नौरोजी के इस सिद्धांत का समर्थन कई लोगों ने किया, जिनमें आपके एम.जी. रनाडे, इन्होंने भी किया, अपनी एक किताब लिखी थी ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, उसमें। दूसरे हैं आर.सी. दत्त, रोमेश चंद दत्त, इन्होंने भी समर्थन किया और अपनी किताब लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें। एक है पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय कह सकते हैं, इन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, उसमें इन्होंने इस बात की चर्चा की। एक है जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, भारत में आर्थिक सिचुएशन, आर्थिक स्थिति कैसी है। इन सभी लोगों ने अपनी किताब लिख करके दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत को समर्थन दिया, प्रूफ किया कि बात सही है, सारी चीजें सही हैं। बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण था धन का निष्कासन, आखिर क्यों, कारण क्या था इसका? तो मैंने आपको बताया ही था, कारण आप लोग याद रख लीजिएगा। ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति, अपने हितों के लिए औपनिवेशिक जो हित हैं, औपनिवेशिक नीति है, उसके तहत के भारत को उपनिवेश बनाना है। और उपनिवेश क्यों बनाना है? क्योंकि उन्हें इंग्लैंड में और यूरोप में सबसे शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित करना है, और उसके लिए चाहिए पैसा, धन। दूसरा, हम कह सकते हैं कि भारत से ही उन्हें निवेश अर्जित करना है, निवेश अर्जित करना भारत से ही। यानी कि वो जब उन्होंने, सोचिए, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना और ऐसे देशों में, अमेरिकी महाद्वीप के देशों पर कब्जा किया और वहां से सोना चांदी आने लगा, तो फिर उन्होंने भारत की तरफ उस सोने चांदी को भेजने से बिल्कुल मना कर दिया। बोला कि ये सोना चांदी इतनी महंगी धातुएं हम किसी अन्य देश को नहीं देंगे, बल्कि तुमको ये करना है कि वहां से पैसा वहीं से निकालो और आम करो। तभी उन्होंने बंगाल जैसे राज्यों पर कब्जा करने की सोची, यानी कि भारतीय संसाधनों को लूटना, भारतीय संसाधन उनको लेकर के जाने हैं, को लूटना, ये बहुत जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यापार की दिशा ब्रिटेन की तरफ की ओर मोड़ना, यानी कि इसका लाभ ब्रिटेन को मिले, भारत को ना मिले, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति को संरक्षण देना, सहायता करना। इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति हुई, क्रांति को सहायता देना, औद्योगिक क्रांति को सहायता देना, जैसे उन्हें कच्चा माल देना, उनको बाजार उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें। भारत को एक सुरक्षित निवेश स्थल बनाना, भारत को
सुरक्षित निवेश स्थल बनाना, भारत में पैसा निवेश करना 1857 के बाद प्रॉपर तरीके से कि भारत में इसका निवेश किया जा सके, सुरक्षित निवेश स्थल बनाना, ये इनके कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने धन के निष्कासन को बढ़ावा दिया था। लेकिन इनके लूट के तरीके क्या थे? लूट के तरीके यानी कि तरीके क्या हैं, किन तरीकों से ये धन के लूट करके लेके गए थे? तो देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो बंगाल की लूट, सीधी सीधी लूट, उसमें उपहार भी शामिल हैं। जब बंगाल पर कब्जा किया तो बंगाल के संसाधनों को सीधा उन्होंने लूटा। दूसरा, उन्होंने निजी व्यापार को बढ़ावा दिया, निजी व्यापार किया, और निजी व्यापार करने वाले जो लोग थे वो भारत से सामान खरीदते थे और उसको यूरोप में बेच करके सारा पैसा वहीं छोड़ देते थे। तीसरा, इसका लाभांश। अब ये लाभांश क्या होता है? लाभांश है कि जैसे उन्होंने भारत से 100 रुपया लिया और 100 रुपये का सामान खरीद करके उसको 500 में यूरोप में बेच दिया, तो 100 रुपया भारत का वो भी भारत में वापस नहीं आया, और जो 500 रुपये में बेचा गया जो लाभांश था 400 रुपया, 4 गुना ज्यादा, वो भी उन्होंने इंग्लैंड में छोड़ दिया। डबल नुकसान। यानी कि 100 रुपया भी चला गया, 100 रुपये का सामान 500 में बेचा गया, वो एक्स्ट्रा जो 400 रुपये मिले कंपनी को वो भी चले गए। चौथा, सेना का किराया। सेना का किराया, बोला सेना का किराया, सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना को भारतीय राज्य रजवाड़ों को किराए पर दिया था, जो उनकी सुरक्षा करते थे, उसके बदले में उनसे पैसा लेते थे। ठीक है ना। पांचवा, निवेश। निवेश चाय के बागान में, रेलवे में, खदान में, सभी जगह पर। ठीक है ना। आपके वेतन भत्ते पेंशन, वेतन भत्ते पेंशन, ये सब अगर कोई भी कर्मचारी, इनका कंपनी का कर्मचारी कुछ दिन के लिए भी यहां आ गया है तो समझ लिए उसकी जिंदगी भर का वेतन और पेंशन भी भारत से ही जाएगी। ठीक है ना। और सेना की सामग्री, यह भी आपकी सोचिए इंग्लैंड से आएगी। सेना की सामग्री इंग्लैंड से लाना और उसका भुगतान करना, तो ये सब अलग अलग रूप हैं जिसके माध्यम से भारत का धन इंडिया से, भारत से इंग्लैंड की ओर चलता चला गया। ये आपका चलता चला गया। होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। एवरीवन क्लियर है कि नहीं? ओके। अब इसके बाद आता है कि आखिर धन का निष्कासन तो हो गया, इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो हम लोग इसका प्रभाव भी देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव नेचुरल सी बात है, जब किसी देश के संसाधन चले जाएंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो सोचना, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? अर्थव्यवस्था खोखली हो गई, कुछ नहीं बचा उसमें, खोखली हो गई, यानी कि पतनशील अर्थव्यवस्था। इसका मतलब था कृषि, उद्योग, व्यापार, सभी का पतन। जो एक समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर हुआ करता था, व्यापारिक देश हुआ करता था, इंडस्ट्रियल कंट्री हुआ करता था, दुनिया भर को अपना सामान बेचा करता था, आज वही देश पूरी तरह से तबाह हो गया। ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी वजह से ठीक है ना, क्या कंडीशन है भारत में? गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अकाल,
पलायन, ये सभी समस्याएं बढ़ी और इतनी ज्यादा बढ़ी कि कल्पना करना भी मुश्किल है। यानी कि हम कहा जाए तो कह सकते हैं अकालों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला ही खड़ी हो गई। अकालों की श्रृंखला ही खड़ी हो गई, पूरे के पूरे अकाल की एक श्रृंखला, जिनमें 1/3 जनसंख्या एक बार में मर जाती थी। इसका मतलब है भारत के लोगों में सामाजिक सुरक्षा, शांति, नैतिकता, इन सब का पतन हुआ। सभी का पतन या कम हो गई। सामाजिक सुरक्षा क्यों? भाई सीधी सी बात है, जब कुछ बचेगा नहीं तो फिर एक दूसरे का कैसा समाज की सुरक्षा, एक दूसरे के कैसे सहयोग की बात किस तरीके से किया जाए, सब अपना अपना देखने लगे। शांति तो छोड़ ही दीजिए। और इसके माध्यम से ब्रिटेन का भारत पर नियंत्रण बढ़ता चला गया, बढ़ा, जिसे हम कह सकते हैं राजनीतिक नियंत्रण में वृद्धि हुई और ज्यादा कंट्रोल करता चला गया वो भारत को और बड़े स्तर पर। लेकिन जब ये हुआ तो ये नेगेटिव के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई। इस समस्याओं ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इस समस्या ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। अगर ये ना होती तो शायद इतनी बड़ी समस्या भी खड़ी ना होती, इतना बड़ा आंदोलन ना खड़ा होता। यानी कि इसने ब्रिटेन के वास्तविक चरित्र को उद्घाटित कर दिया। ये रहा। और इसी ने लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना पैदा की। ये रही, ये चेतना इसने पैदा की थी। तो दीज आर द इंपैक्ट्स, ये आपके नेगेटिव हैं और ये आपके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं। ये रहे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स, प्रभाव। मैं उम्मीद करता हूं कि धन का निष्कासन का सिद्धांत आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ जीएस का बैच 2026-2027 के लिए तैयार करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए 28,999 रुपये और 2027 के लिए 34,999 रुपये आपको पे करना होगा। इसके लिए आपको M के लाइव कोड के माध्यम से ये डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज फीस तो इससे बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों ये बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे। इसमें आपका SIP इंक्लूड रहेगा, यानी कि प्री के लिए सेपरेट क्लासेस रहेंगी और आपका क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होगा और 1-to-1 मेंटरशिप भी रहेगी। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो इस बैच को आप 17 दिसंबर से जो शुरू हो रहा है, इस बैच को मेरी गाइडेंस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे बेहतरीन क्वालिटी के साथ आप लोग क्लास को एंजॉय कीजिए और सिलेक्शन की ओर पढ़िए।
ठीक है ना। और कोई भी डाउट होता है तो मेरा टेलीग्राम बार कोड है, इसको जरूर आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का नंबर है। और कोई भी डाउट है तो यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और मेल आईडी पर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।